बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN 7 सेमेस्टर सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसमें ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कितने हैं? 6 है। इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स है, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर्स है, शेयर्ड गोल्स है। तो इन 6 स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है हमारे हॉस्पिटल में या हमारे जो कंपनी है या हमारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, ओके, इसमें कौन से वाले स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो करते हैं, कौन से वाला जो है मोस्ट मतलब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सेटअप में, और कौन से जो है रेयर है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कौन से जो है इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के लिहाज से हम आज जो है इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिंपल है, इसमें इतनी मुश्किल कुछ नहीं है। जस्ट आप लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि फंक्शनल, हाइब्रिड, मैट्रिक्स, पैरेलल, सर्विस लाइन और शेयर्ड, इसमें डिफरेंस किया है। तो कल अगर पेपर में इस पे सिनेरियो आ जाए या सिनेरियो के अलावा इसके डिफिनीशन आ जाए तो आप लोगों ने फिर इसको इजीली जो है अटेम्प्ट करना है एमसीक्यूज या क्वेश्चन को। ओके, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर refers to established ways of organizing companies and their employees, often categorized by how work is divided and authority is distributed. इसका क्या मतलब है? वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉयज, कैसे हम कंपनीज को या हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको हम कैसे तरतीब दे सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। एंड देयर एम्प्लॉयज, और इसमें जो वर्कर है, एम्प्लॉयज है, डॉक्टर्स है, मैनेजर्स है, जितने भी हैं वर्कर्स ETC जितने भी हैं, इन सबको हम कैसे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, ऑफ्टन कैटेगराइज बाय हाउ वर्क इज डिवाइडेड, और कैसे हम हॉस्पिटल है, कंपनी है, इदारा है, जो भी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, तो इसमें हमने काम को कैसे जो है डिवाइड करना है। ओके, एंड अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और अथॉरिटी हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी अथॉरिटी किसके पास होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इसके लिए फिर हमारे पास ये 6 ग्रुप्स हैं। ओके, तो इसमें हमने जो है डिवाइड करने हैं हर इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या जो कंपनी है, फैक्ट्री है, जो भी है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो है फिर फॉलो होते हैं। ओके, वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव बीन यूटिलाइज्ड ओवर टाइम, ये टाइम के साथ साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये यूटिलाइज हो सकते हैं, ये यूज हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड्स नंबर फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, नंबर सेकंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, नंबर थर्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नंबर फोर्थ पैरेलल स्ट्रक्चर, नंबर 5 सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, नंबर 6 शेयर्ड गोल्स। चले स्लाइड देखते हैं कि क्या लिखा है और इसका कंसेप्ट क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जो है इसके सिंपल डिफिनीशन हम करते हैं स्लाइड के अलावा, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। मीन्स ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक स्किल्स एंड रूल्स सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस। इसमें एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, एम्प्लॉयज़ को तरतीब दिया जाता है किस बेस पे, इनके स्पेसिफिक स्किल्स और इनके स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक। ओके, अगर एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, इसके पास जो है स्पेसिफिक स्किल है एक वर्क के लिए, एक काम के लिए, तो आपने इसके बेस पे जो है इसको क्या करना है, इस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज करना है और इसके रूल्स के मुताबिक। सच एस अगर एक बंदा है वो मार्केटिंग में जो है ज़्यादा काबिल है, तो आपने इसको मार्केटिंग जो है इसके हवाले करना है। अगर एक बंदा फाइनेंस में मतलब ज़्यादा जो है जानता है इसको, इस फील्ड को, तो आपने फाइनेंस पे लगाना है। अगर एक बंदा ऑपरेशंस में, तो आपने ऑपरेशंस करना है। फॉर एग्जांपल एक नर्स है, वो साइकेट्रिक में जो है काबिल है, इसने एमएस किया है, तो आपने साइकेट्री वार्ड में इसका ड्यूटी जो है लगाना है। ओके, या अगर पेशेंट, अगर एक नर्स है, स्टाफ है और इसके पास नॉलेज है पीड्स के बारे में, इसकी स्पेशलिटी पीड्स में है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको पीड्स में जो है ड्यूटी लगाना है इसकी। अगर एक नर्स है और इसकी स्पेशलिटी ICU में है, तो आपने इसको ICU में लगाना है। ऐसा ना हो कि ICU वाला जो है पीड्स में और पीड्स वाला जो है साइकेट्री वार्ड में, और इसी तरह नहीं, रैंडमली नहीं। आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है बरकरार रखना है, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज करना है स्पेसिफिक स्किल्स और रूल्स के मुताबिक। ओके,
चलिए स्लाइड देखते हैं कि क्या लिखा है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड इन डिपार्टमेंट बाय स्पेशलिटी। ये जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ओके, तो इसमें क्या एम्प्लॉयज जो है आपने ग्रुप में जो है डिवाइड करना है अपनी स्पेशलिटी के बेस में, ओके। जो डिपार्टमेंट है इसमें ग्रुप बनी हुई है एम्प्लॉयज की, तो आपने स्पेशलिटी के बेस पे जो है इसको डिवाइड करना है, जिस तरह हमने डिफिनेशन में जो है काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। विथ सिमिलर टास्क बीइंग परफॉर्म बाय द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप जो है जो टास्क परफॉर्म करता है या परफॉर्म किया है उन्होंने, तो आपने इसी को भी जो है सिमिलर टास्क देनी है। सिमिलर ग्रुप ऑपरेटिंग आउट ऑफ सेम डिपार्टमेंट एंड सिमिलर डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग टू द सेम मैनेजर, ओके। और जो सिमिलर डिपार्टमेंट है तो इसने सेम मैनेजर को जो है, इसके जो सुपरवाइजर है, इसके जो मैनेजर है, सेम मैनेजर को जो है इसने रिपोर्टिंग करना है कि ये मसला है, ये मसला नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स टेंड टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, और ये जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ओके, तो ये सेंट्रलाइजेशन पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करता है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक हॉस्पिटल है और इसका एमएस है या इसका मैनेजर है, तो सब हॉस्पिटल मैनेजर एमएस ने जो है कंट्रोल करनी है, ओके। तो ये एमएस के पास जो है डिसीजन मेकिंग का इख्तियार है, ये सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ओके। एक बंदा जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है, पावर इसके पास होना चाहिए और लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए कि सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग किस स्ट्रक्चर में फॉलो होता है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में फॉलो होता है, ओके। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। सीओ है हमारे पास, सीओ क्या करता है, फार्मेसी वाले को भी डायरेक्शन दे सकता है, नर्सिंग को भी डायरेक्शन दे सकता है, डाइटरी को भी डायरेक्शन दे सकता है। तो ये क्या है, ये सीओ जो है खुद जो है डिसीजन मेकिंग लेता है, किसी और को जो है नहीं देता है। और नर्सिंग वाला अपना स्पेशलिटी है, अपने डिपार्टमेंट में काम करता है सिमिलर ग्रुप में, फार्मेसी वाले अपने सिमिलर ग्रुप में काम करता है, और डाइटरी वाला अपने सिमिलर ग्रुप में स्पेशलिटी रखता है और अपने ग्रुप में काम करता है, ओके। फिर इसके बाद है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक फंक्शनल एंड डिविजनल टू सुइट स्पेसिफिक नीड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट्स जो है कंबाइन होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक फंक्शनल है हमारे पास या डिविजनल है, ओके, ताकि स्पेसिफिक नीड हम जो है क्या करें, इसको स्वीट करें, इसको हासिल करें, अचीव करें, ओके। हाइब्रिड क्या होता है? जब दो तीन चीज़ों को हम मिक्स करके इसका रिजल्ट हम डबल निकालें, अच्छा रिजल्ट हम निकालें, तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो बाज़ हॉस्पिटल या बाज़ यूनिवर्सिटी या बाज़ कॉलेजेस, जितनी भी बाज़ कंपनी, बाज़ फैक्ट्रीज, ओके, तो इनमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ओके, बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ओके। तो इस फंक्शनल और डिविजनल को जो है हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जो हमारे पास डिविजनल है, तो इसमें क्या रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क पे जो है डिपेंड करता है, इस पर फोकस करता है, ओके। जैसा कि सबसे पहले इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम हायरार्की जो है स्टडी करते हैं। तो हायरार्की में क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है ना, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कौन है, नर्सिंग मैनेजर कौन है, चार्ज नर्स क्या करता है, ओके। तो ये हमारे पास एक हायरार्की है, ओके। इसमें कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड होता है। या इसमें सेकंड नंबर पे जो है डिपार्टमेंट्स है। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, फंक्शनल एरियाज होता है जिसमें फंक्शन होता है, नर्सिंग यूनिट्स जो होते हैं, फीड्स है, आईसीयू है, साइकेट्री है, ओके। इसके बाद 3 नंबर पे रूल है, ओके। ये स्लाइड में नहीं है, ये वैसे आप जो है नोट करें, और ये कंसेप्ट है, ओके। तो रूल्स में क्या है, स्पेसिफिक नर्सिंग पोजीशंस इस पे होता है। ये जो क्लाइंट है, ये जो एम्प्लॉय है, ये आरएन है या एलपीएन है या सीने है, एटसेट्रा, ये क्या है, ओके। तो इन 3 चीज़ों को जो है हम स्ट्रक्चरल या डिविजनल में जो है हम इसको इंक्लूड करते हैं, ओके। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है, ओके, तो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोइंग है सीयू की, ओके, या हमारे पास डिपार्टमेंट हेड है या टीम मेंबर है, ओके। तो ये सब क्या होता है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास जस्ट अगर हम इसके डिवीजन को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीयू है, डिपार्टमेंट हेड है, टीम मेंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर और डिविजनल में जो है फॉल करता है। और अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल में क्या रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज
कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या है और इसके प्रोसेसेस हम इसमें जो है स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम बिजनेस फंक्शन का क्या मतलब है, नर्सिंग केयर डिलीवरी है, पेशेंट एजुकेशन है, हेल्थ प्रमोशन है, ओके या नहीं है, तो ये हमारे पास के बिजनेस फंक्शन। अगर हम इसमें सेकंड पे प्रोसेस जो है स्टडी करते हैं तो प्रोसेस का क्या मतलब है, नर्सिंग वर्क फ्लोज है, असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरवेंशन है, इवैल्यूएशन है या नहीं है। इसके बाद थर्ड पे जो है हमारे पास फंक्शनल में, ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ओके, या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब जो है फंक्शनल डिविजनल। तो अगर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चरल जो है ये कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ओके। इसमें हम फंक्शनल पे भी फोकस करते हैं, डिविजनल पे भी फोकस करते हैं। और फंक्शनल के एग्जांपल क्या है, एक कंपनी सेल्स प्रोसेस, जो सेल प्रोसेस है, या इंक्लूडिंग लीड जनरेशन, ओके, या पाल ऑफ क्लोजिंग डील्स, जो डील करते हैं, ओके। तो ये सब जो है हमारे पास फंक्शनल होते हैं, ओके। अब हम स्लाइड को देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है, हमारे स्लाइड में क्या लिखा है, दिस स्ट्रक्चर इज ए फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक फॉर्म है। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑलरेडी इसको हम लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। ये हमारे पास एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर यूनिट में जो है डिवाइड करना है, ओके। मोर मैनेजेबल यूनिट्स, या मोर ज्यादा मैनेजेबल यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो मैनेजेबल हो, आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स में ईच विद इट ओन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हर एक यूनिट को जब आप डिवाइड करते हैं तो अपने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने इसको डिवाइड करना है, अपने स्पेसिफिक टास्क के साथ आपने डिवाइड करना है कि ये टास्क हम आप लोगों को देते हैं, आप लोगों ने इसी टास्क को जो है कवर करनी है, इसी टास्क को आपने मतलब क्या करना है, पूरी करनी है। ऐसा ना हो कि आप इसको जो है इग्नोर करें। तो इसी के बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क के बेस पे एक प्रोसेस को डिवाइड करना, ओके, स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स और डिपार्टमेंट में, ओके, ताकि आपके टास्क और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर हो जाए, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन के एक फॉर्म है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, विच कंबाइन बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। Particularly large organizations adopt this structure to gain the advantages of both functional and divisional structure. तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जितनी भी हमारे पास जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कोशिश करता है कि ये स्ट्रक्चर को गेन करे, इसके एडवांटेजेस को गेन करे, जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर है, ओके। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कि इसमें फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस हैं इसको गेन कर सके, ओके। ये वाला जो लाइन है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर करें। In a hybrid organizational structure, employees are asked to work on multiple projects and report to multiple bosses. और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो है asked to work on multiple projects, एम्प्लॉय जो है मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म करते हैं, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जो है काम करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड है ना, इसमें स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, ठीक है। तो ये सब जो है इसी ने जो है फॉलो करनी है। एंड रिपोर्ट टू मल्टीपल बॉसेस, और इसमें एक बात याद रखिए, इसमें मल्टीपल बॉसेस होते हैं। आपने एक को भी जो है बात करनी है कि ये वाला सिस्टम जो है स्टार्ट है, दूसरे को भी जो है आपने इन्फॉर्म करना है कि ये वाला सिस्टम जो है स्टार्ट है, ओके। आपने अपने जो मतलब आपके जो जूनियर है, आपसे जो नीचे है, आपने इसको भी इन्फॉर्म करना है कि ये सिस्टम जो है स्टार्ट है, और आपके जो ऊपर है आपने इसको भी जो है इन्फॉर्म करना है, ओके। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर मैनेजर हो तो आपने सीईओ को भी जो है इन्फॉर्म करना है, और अपने एम्प्लॉय स्टाफ नर्स को जो है आपने क्या करना है, इसको भी खबरदार करना है कि ये सिस्टम है और ये चल रहा है, ओके। अब इसको देखिए फंक्शनल। तो फंक्शनल का क्या मतलब है, फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, पैसों के बारे में कि इस चीज़ पे क्या खर्च आता है, सैलरी कितना है, ओके। इकोनॉमीज जो स्टडी करता है ये फंक्शनल में आता है। एंड डेप्थ एक्सपर्टीज में बात करना कि ये वाला बंदा जो है एक्सपर्ट है इस फील्ड में, इस फील्ड में, इस फील्ड में, ओके। एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और कितने हमारे हॉस्पिटल में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में, हमारे कंपनी में
कितना जो है पैसे या कितने जो है रिसोर्सेज यूटिलाइज हुआ। ओके, एंड एफिशिएंसीज, और फिर एफिशिएंसीज को देखते हैं कि ये आउटकम क्या है, हमारे पास आउटकम क्या आया। अगर यूनिवर्सिटी है, बच्चों के रिजल्ट कैसे आए, ठीक है। कंपनी है, प्रोडक्ट कैसा है। अगर हॉस्पिटल है तो पेशेंट ठीक है या ठीक नहीं है, इवैल्यूएशन कैसा चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज, ओके, इकोनॉमी स्केल्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद है, एंड डेप्थ, एक्सपर्टीज, काम की जो एक्सपर्टीज है वर्कर की, ओके, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज प्रोडक्ट, ये आप लोगों ने जो है फंक्शनल में जो है स्टडी करना है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर आपने प्रोडक्ट की जो स्पेशलाइजेशन है, इसी को जो बेनिफिट्स हैं, इसी को आपने डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है इंक्लूड करना है। ओके, एंड सर्विसेज एंड मार्केट्स, मार्केट्स की डिवीजन जो है, किस चीज़ की जो है मार्केट है। ओके, सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है, कौन सी सर्विस जो है बंदा जो है यूज़ करता है ताकि इसको जो है बंदा जो है इसको प्रोवाइड करे। तो ये हमारे पास क्या डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क पे जो है बात करता है। ओके, इस पे जो है फोकस करता है। ये जो लिखा है ना, ये जो स्केच ड्रा हुआ है, तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट है। ओके, प्रेसिडेंट क्या करता है, ये फंक्शन स्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, वाइस प्रेसिडेंट मटेरियल है। तो ये क्या है, फंक्शन स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट रेफ्रिजरेटर है, सीटीवी है और वॉशिंग मशीन है। ओके, तो ये सब जो है इसी में होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीकनेस क्या होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर के, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर के बीच में। ओके, मैनेजर ऑफ्टन डिसलाइक एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या होता है, मैनेजर अक्सर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एडमिनिस्ट्रेटर को जो है क्या करता है, डिसलाइक करता है, इसको पसंद नहीं करता है। एंट्रप्शन इनटू व्हाट दे सी एज देयर ओन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तो अगर मेरा है तो ये यहाँ पे क्या करता है। ओके, हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड होता है मिक्स होता है ना, तो इसमें एक बंदा जो है गुस्सा आता है इसको कि मेरे काम में पला के बंदे का काम क्या है। तो ये क्या है, ये इस जो स्ट्रक्चर है इसकी वीकनेस है। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो ये नर्सिंग है, ये मेंटेनेंस है, डाइटरी है, और एडमिटिंग है, फार्मेसी है, बिलिंग है। ओके, और ये रूरल क्लिनिक्स है। तो ये सब हमारे पास क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। चलिए डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है। दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन सुपर इम्पोज horizontal set of divisional reporting relationship on hierarchical structure functional structures। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये भी डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ओके, लेकिन इसको मैं जल्दी से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर जो है आपने इस पे जो है फोकस करना है, ऑन टॉप ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें। नंबर 2, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। एम्प्लॉय जो है रिपोर्ट करता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को, फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को आपने इन्फॉर्म करना है। ओके, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, आपने कोलैबोरेशन दोनों को मतलब मिलाने के जो है फैसिलिटेशन करना है। एंड रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस, और आपने रिसोर्सेज जो है शेयर करना है अक्रॉस फंक्शन में। और ये जो है मोर कॉम्प्लेक्स है। ओके, एम्प्लॉय है डुअल रिपोर्टिंग लाइंस, और इसमें एम्प्लॉय के डुअल रिपोर्टिंग लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रिड और प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नाम इसको लेते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। सेम टाइम में ये वही बातें हैं पुरानी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिपार्टमेंटल के साथ साथ। ओके, देयरफॉर इट एंजॉय 2 चेन ऑफ कमांड्स, और इसमें 2 चेन ऑफ कमांड्स होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन एंड प्रोडक्ट्स। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट और फंक्शन पे, इसलिए फंक्शन पे जो है फोकस करना है, वो फंक्शन में भी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो कंपनी है इसका जो फंक्शन है, काम है, कैसे चल रहा है, और फिर इसकी रिजल्ट भी इसने देखना है, इसके प्रोडक्ट भी देखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स मैनेजर फॉर द ऑन्कोलॉजी क्लिनिक may report to the vice president for nursing as well as the vice president for
आउट पेशेंट सर्विस। क्या करना है नर्स मैनेजर ने, क्या करना है ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में नर्स मैनेजर ने क्या करना है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है फॉर नर्सिंग, एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो उसको भी जो है इन्फॉर्म करना है। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल भी हुआ, हॉरिजॉन्टल भी हुआ, और इसके साथ साथ डुअल भी हुआ। एक काम तो नहीं है, दो काम है। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या करना है, ये जो नर्सिंग मैनेजर है क्या करना है ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में, इसने वाइस प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करना है और फॉर नर्सिंग, और वाइस प्रेसिडेंट फॉर आउट पेशेंट सर्विसेज दोनों को जो है इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। तो इसी वजह से इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये आप देखें ये ऑन्कोलॉजी वार्ड है, ये पेडियाट्रिक्स है, पीड्स है और फैमिली मेडिसिन है। तो इसी में देखें नर्स मैनेजर ने क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट को जो है इन्फॉर्म करना है नर्सेस के, ओके, और वाइस प्रेसिडेंट को ये क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकली वाइस प्रेसिडेंट आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए भी इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, और वाइस प्रेसिडेंट फॉर नर्सिंग इसी को भी जो है इन्फॉर्म करना है। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल भी हुआ और हॉरिजॉन्टल भी हुआ। इसी तरह पीडियाट्रिक्स में नर्सिंग मैनेजर ने क्या करना है, इसको भी इन्फॉर्म करना है वर्टिकली और इसी को भी इन्फॉर्म करना है हॉरिजॉन्टली। नर्सिंग मैनेजर ने फैमिली मेडिसिन में क्या करना है, वर्टिकली भी इन्फॉर्म करना है सर्विसेज को और वाइस प्रेसिडेंट आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए भी इन्फॉर्म करना है। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। The matrix structure is appropriate in a highly uncertain environment that change frequently but also require organization expertise। ये याद रखना, इसके लिए organization expertise बहुत ज़्यादा important है। एक बंदे के पास अगर organization expertise है तो ये matrix system जो है चला सकता है, वरना नहीं। A major weakness of the matrix structure is its dual authority। इसमें डुअल अथॉरिटी होता है, ये इस जो स्ट्रक्चर है इसकी वीकनेस है। ये इंसिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हाइब्रिड था इसकी वीकनेस क्या था, अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी वीकनेस क्या है, तो ये डुअल अथॉरिटी है। डुअल अथॉरिटी में क्या होता है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डुअल अथॉरिटी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स सिस्टम में होता है, तो इसका क्या मतलब है, कंबाइन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डुअल अथॉरिटी का मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने जो है क्या करना है, कंबाइन करना है इसमें। ओके, जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल मैनेजर है हमारे पास, ओके, एम्प्लॉय रिपोर्ट टू द फंक्शनल मैनेजर फॉर डे टू डे ऑपरेशन, ओके, करियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये फंक्शनल मैनेजर है। ओके, और फिर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर, एम्प्लॉय, ये फंक्शनल मैनेजर को भी जो है इसको रिपोर्ट करना है रिपोर्टिंग लाइन्स पे, ओके, और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्टिंग करना है। एम्प्लॉय आल्सो रिपोर्ट योर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टास्क, डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक डुअल अथॉरिटीज में होता है। तो इसी वजह से जो है ये इसकी वीकनेस है, विच कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड कंफ्यूजिंग फॉर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और एम्प्लॉय के लिए ये डुअल अथॉरिटी जो है क्या है, फ्रस्ट्रेटिंग है, मायूसी की जो है, इसी से मायूसी होते हैं, इसको कंफ्यूजिंग, और वो कंफ्यूज होते हैं कि हम किसकी बात माने और किसको इन्फॉर्म करें, किस किस को हम मतलब इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराए और इससे जो है बात करें। अगर एक से करता हूँ तो वो कैसे दूसरे से करे, दूसरे से करता हूँ वो कैसे पहले से करे। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजर इन्वॉल्व, और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है एक्सीलेंट चाहिए। अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फ्रिक्वेंट मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा जो है मीटिंग जो है होना चाहिए, ओके, रिक्वायर होता है, ताकि प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व कर सके। ओके, पैरेलल स्ट्रक्चर, इसके बाद हमारे पास है पैरेलल स्ट्रक्चर। लेकिन चले स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंटलाइजेशन था, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन था, तो फिर इनमें क्या फ़र्क है, दोनों में फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और डिविजनल जो है होता है। तो इसकी क्या मतलब है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कंबाइन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें भी हम जो है टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है कंबाइन करते हैं या दो से ज़्यादा। ओके, फॉर एग्जांपल फंक्शनल, प्रोजेक्ट बेस्ड, ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, एलो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है होता है और एडेप्टेबिलिटी भी होता है। ओके, ये सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। एनवायरनमेंट के साथ हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ओके, और कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स, ओके, यूज टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। और ये क्या है,
जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर को जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो है हम क्या करते हैं, इसके टॉप पे जो है रखते हैं। तो इसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पे जो है फोकस करता है। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें एम्प्लॉय ने क्या करना है, फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को जो है इन्फॉर्म करना है। तो ये क्या है, डुअल नेचर है ना। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग क्रॉस फंक्शन। इसमें आपने कोलैबोरेशन और रिसोर्स शेयरिंग जो है फंक्शन के लिए वो आपने फैसिलिटेट करना है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। ओके, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये मोर कम्प्लेक्स है हाइब्रिड स्ट्रक्चर से, इसमें ये डिफरेंस है। ओके, एम्प्लॉय हैव डुअल रिपोर्टिंग लाइंस, और इसमें एम्प्लॉय के डुअल रिपोर्टिंग लाइंस होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद हम पैरेलल स्ट्रक्चर को जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पैरेलल स्ट्रक्चर? ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो है तो इसकी जो कंसेप्ट है वो क्या है, सेपरेट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट फंक्शंस और प्रोजेक्ट्स। ये बिल्कुल सेपरेट है, ईच स्ट्रक्चर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इसमें हर स्ट्रक्चर जो है ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली, किसी का किसी के साथ जो है काम नहीं होता है, ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ओके, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर को सेपरेट करता है डिफरेंट फंक्शन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है तो इसको सेपरेट करते हैं डिफरेंट फंक्शन और प्रोजेक्ट के लिए, और हर स्ट्रक्चर जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, किसी का किसी के साथ काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स वार्ड है तो इसमें जो है क्या होता है, वो टीम होता है। ओके, वो नर्स होते हैं जो पीडियाट्रिक होता है अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज के साथ। अगर आईसीयू है तो आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू नर्सेस होते हैं एडवांस क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग के साथ। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन नर्सेस होते हैं, ओके, जो एक्सपर्ट होते हैं हेल्पिंग पेशेंट रिगेन मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये हमारे पास की ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। पैरेलल स्ट्रक्चर स्लाइड में क्या लिखा है, इज ए स्ट्रक्चर यूनिक टू हेल्थ केयर। ये यूनिक टू हेल्थ केयर के लिए एक यूनिक है स्ट्रक्चर है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ओके, इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स relationship that exists between the formal authority of the healthcare organization and the authority of the medical staff। इसमें टू अथॉरिटीज होते हैं, एक जो है फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एंड मेडिकल स्टाफ अथॉरिटी। ओके, तो ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं और हर एक के पास जो है इंडिपेंडेंटली जो है अथॉरिटी होता है, एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं होते हैं। ओके, एन पैरेलल स्ट्रक्चर द मेडिकल स्टाफ इज सेपरेट एंड ऑटोनोमस। इसमें मेडिकल स्टाफ जो है सेपरेट अलग होता है, ऑटोनोमस होता है, इस पे इख्तियार होता है, इसके पास इख्तियार होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, इसमें टू लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, वन लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द अदर लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ। एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो है होता है एंड अदर जो है मेडिकल स्टाफ की तरफ से होता है, ये बिल्कुल अलग सेपरेट ऑटोनोमस है। पैरेलल स्ट्रक्चर आर बिकमिंग लेस सक्सेसफुल इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, ये लेस सक्सेसफुल होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ये यूनिक है, ज़्यादा नहीं होता है, यूनिक है, अलग है। ओके, और ये लेस सक्सेसफुल होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से वाला, पैरेलल स्ट्रक्चर। इसके बाद है हमारे पास सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। मोर कॉमन इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टुडे और सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये जो है मोर कॉमन है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर जो है मोर कॉमन है ऑर्गेनाइजेशंस टुडे और सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये कौन कहता है, नोगेंट इट ऑल 2008। सर्विस लाइन स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन और सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, ये इसके सेकंड थर्ड नाम है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ए सर्विस लाइन स्ट्रक्चर क्लिनिकल सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड पेशेंट विथ स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, जो पेशेंट होता है, ओके, और इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, कौन सी डिजीज है इसको, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सर्विस लाइन स्ट्रक्चर क्लिनिकल सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज। तो क्लिनिकल सर्विसेज, ओके, इसका मेन मकसद क्या है, क्लिनिकल सर्विसेज, क्लिनिकल जो खिदमात है नर्स ने देना है वो ऑर्गेनाइज होता है पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक। अगर पेशेंट ज़्यादा जो है मतलब सीवियर है तो आपने इसको जो है ज़्यादा नर्सेज और ज़्यादा जो मतलब मोस्ट ट्रेन है इसने आपके साथ जो है इसके साथ जो है आपने रखना है। ओके, मतलब पेशेंट की नीड के मुताबिक आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना है इसमें। ओके, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस लाइन इज द पोटेंशियल फॉर द रैपिड चेंज इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। और जैसे एनवायरनमेंट में चेंज तो रैपिड चेंज आपने क्या करना है इसमें लाना है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईच डिवीजन इज स्पेशलाइज्ड एंड इट्स आउटपुट कैन बी टेलर्ड टू द सिचुएशन। ओके, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज हाई, इसमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो है
बहुत हाई होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फंक्शन नर्सेज, डाइटरी, फार्मेसी एंड सोन, जितनी भी नर्सेज है, डाइटरी है या फार्मेसी है, इसके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं। ओके, अक्कर इजीली, और ये इजीली होता है हमारे हॉस्पिटल, इसमें जो है बहुत ज़्यादा है। वर्क पार्टनर्स आइडेंटिफाई देयर ओन सर्विसेज एंड कैन कंप्रोमाइज और कोलैबोरेट विद अदर सर्विसेज फंक्शन टू मीट सर्विस गोल एंड रिड्यूस। ओके, तो इसमें जो है कोलैबोरेशन है, बंदा जो है एक दूसरे से जो है हेल्प भी कर सकता है। ओके, कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है। तो इसी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है, और इसमें मीट्स सर्विसेज गोल्स, और इसमें गोल्स जो है ज़्यादा जो है मिलते हैं। सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, ये सी है, और ऑन्कोलॉजी वार्ड है, इसमें नर्सेज है, डाइटरी है, फार्मेसी है और स्टोर रूम है। तो इन सब ने आपस में जो है क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है और गोल को अचीव करना है। इसी साइड पे कार्डियोलॉजी है, इसमें नर्सेज है, डाइटरी है, फार्मेसी, इन सब ने आपस में जो है कोलैबोरेशन करना है और आउटकम पे जो है फोकस करना है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। हमारे हॉस्पिटल में ये वाला होता है, ऐसा होता है ना। शेयर्ड गोल्स, शेयर्ड गोल्स का क्या मतलब है? Shared goals is a process for empowering nurses in the practice setting. ये जो नर्सेस होते हैं ना प्रैक्टिस सेटिंग में, हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस करता है, ओके, तो ये इसके लिए एक एम्पावरिंग है। एम्पावरिंग क्या होता है, मतलब इसको ताकत देना है कि वो अपने पाँव पे खड़ा है, वो खुद अपने नॉलेज के बेस पे जो है प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये क्या है, शेयर्ड गोल्स है। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, शेयर्ड गोल्स इज अ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्पावर स्टाफ। ये स्टाफ को एम्पावर करता है कि आपके पास नॉलेज है, अपने अपने नॉलेज के बेस पे ये काम करना है। पार्टिकुलरली इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि मैं खुद डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ। इट फोस्टर कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, इसके जो की प्रिंसिपल है क्या है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, कि मैं खुद जो है डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ। ओके, कोलैबोरेशन, मैंने कोलैबोरेशन का एम्पावरमेंट, मेरे पास पावर है, मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के बेस पे ये काम कर सकता हूँ। ओके, और अकाउंटेबिलिटी, मैंने पढ़ा है बुक्स में, क्लियर रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, ताकि अकाउंटेबिलिटी को जो है क्या करे, इसको प्रमोट कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, शेयर्ड गोल्स है। शेयर्ड गोल्स इज ए प्रोसेस फॉर एम्पावरिंग नर्सेज इन द प्रैक्टिस सेटिंग। It is based on the philosophy that nursing practice is best determined by nurses. Okay, तो ये प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन फिलॉसफी वाले जिन्होंने एमपिल किया हो, एमएस किया हो, एमएसएन किया हो। ओके, Participative decision making is the hallmark of shared goals and a standard for magnet clarification. और इसके लिए पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग जो है हॉलमार्क है। हॉलमार्क क्या है, निशानी है। ओके, तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग सिर्फ मतलब आपने पार्टिसिपेट करना है और डिसीजन मेकिंग जो है करना है। ओके, तो ये हॉलमार्क है शेयर्ड गोल्स की। Independence and accountability are the basis for the structuring a network of making nursing practice decision in centralized environment. ओके, जो डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है इंडिपेंडेंस होता है ना, हर किसी के पास इख्तियार होता है। आपने दिया है कि आप खुद डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, और आपके पास जो नॉलेज है इसके बेस पे अपने काम करते हो, डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, एज ए रिजल्ट नर्सेज गेन significant control over their practice, efficiency and accountability are improved and feeling of powerlessness are diminished. इसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड कल्चर। तो इसी को भी डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है इसमें और इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। The term organization environment and organization culture both describe internal condition. ये जो organization environment है या organization culture है, organization environment क्या है, अगर हमारे पास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो ये organization है, तो इसके जो environment है वो क्या है, या इसके जो culture है तो वो क्या है। बोथ डिस्क्राइब, ये दोनों डिस्क्राइब करता है इंटरनल कंडीशन इन द वर्क सेटिंग। जो वर्क सेटिंग है इसमें इंटरनल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज इंटरनल कंडीशन? इंटरनल कंडीशन रिफर्स टू द फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस द वर्क सेटिंग एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। ये हमारे पास क्या है, वो फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क सेटिंग और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, द अप्रोच एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स एंड मैनेजर। जो मैनेजर है या लीडर्स है कंपनी में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके अप्रोच और इसका बिहेवियर कैसा है। ओके, ये लीडरशिप स्टाइल है। तो ये हमारे पास इंटरनल कंडीशन है। या कम्युनिकेशन पैटर्न, इसकी कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है। ओके, टीम डायनेमिक्स, इसमें डायनेमिक्स कितना है।
वर्कलोड एंड स्टाफिंग, वर्कलोड इस पे कितना है, कम है ज़्यादा है, स्टाफ इसके पास कम है ज़्यादा है, ये इंटरनल कंडीशंस है एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक कंपनी इसके, ओके। और फिजिकल वर्क स्पेस या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के, प्रोसीजर क्या है, पॉलिसीज क्या है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है इंटरनल कंडीशन पे जो है क्या करता है, फोकस करता है और इसी को डिस्क्राइब करता है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इज द सिस्टम वाइड कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क सेटिंग। ये कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क सेटिंग को। तो चले देखते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क सेटिंग। पॉजिटिव वर्क सेटिंग क्या होता है? ए पॉजिटिव वर्क सेटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय सपोर्टिव लीडरशिप। जो सपोर्टिव लीडरशिप होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लीडर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और एक दूसरे को जो है इनकरेज करते हैं, तो ये सपोर्टिव लीडरशिप है। कोलैबोरेटिव टीम एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है। सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है सेफ है, हेल्थी है, ओके। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने काम जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव वर्क सेटिंग है। निगेटिव वर्क सेटिंग क्या है? निगेटिव वर्क सेटिंग ये है कि टॉक्सिक लीडरशिप होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, खुद काम करता है, आपको कहता है कि आपने नहीं करना है, बस मैं करता हूँ। और डिसमिसिव और अब्यूज लीडर्स, ओके। तो इस तरह की टॉक्सिक लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, इसमें टेंशन होते हैं। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, गॉसिप्स मतलब मुख्तलिफ किस्म के गपशप जो है लगाते हैं और काम नहीं करता। अनप्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं। अनसेफ और अनहेल्थी इन्वायरमेंट होता है। हज़ार्ड, नेगलेक्ट और डिसरिगार्ड फॉर वेल बीइंग, ओके। लिमिट अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है? नेगेटिव वर्क सेटिंग है, ओके। इन 2005 द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज आइडेंटिफाइड 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। जो हमारे पास हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट है, ओके। तो 2005 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज उसने 6 कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया है हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट के लिए, ओके। तो इसी को चले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ओके। तो इसी से पता चलेगा, और वो हमने अपने इदारे में जो है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं, ताकि ये भी जो है ठीक हो जाए और सही से हो जाए। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? स्किल कम्युनिकेशन है। स्किल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमोंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के बीच में, अमोंग, आपने क्या करना है? स्किल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है करना है। ट्रू कोलैबोरेशन, सही कोलैबोरेशन आपने करना है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, टीम वर्क आपने करना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदी को दिया है, दूसरे नहीं करना है, तीसरे नहीं करना है, चौथे ने करना है, सब ने आपस में मिल के काम करना है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, शेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर किसी ने जो है डिसीजन मेकिंग शेयर करना है और फिर लास्ट में आपने फाइनल डिसीजन मेकिंग लेना है, ओके। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो इसी से आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है सही हो सकता है। एप्रोप्रिएट स्टाफिंग, एडिक्वेट स्टाफिंग लेवल एंड स्किल मिक्स, आपने स्किलफुल स्टाफ जो है लेनी है और एप्रोप्रिएट स्टाफिंग लेनी है, ताकि स्टाफ में कोई मसला ना हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सही होगा। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन, मीनिंगफुल रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ स्टाफ कंट्रीब्यूशन, स्टाफ की जो खिदमात है, कंट्रीब्यूशन है, इसको आपने अप्रिशिएट करना है, इसको आपने रिकॉग्नाइज करना है कि सही से काम करता है या सही से काम नहीं करता है। अगर सही से काम करना है, रिवार्ड देना है, सही से काम नहीं करना है, आपने इसको क्या करना है? इसको बताना है कि ये काम आपने सही करना है, ओके। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छाई की तरफ जाएगा। ऑथेंटिक लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप, लीडरशिप दैट फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, और वो लीडरशिप जो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। तो इस वजह से हमारा जो हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 6 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। स्किल कम्युनिकेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रू कोलैबोरेशन, effective decision making, appropriate staffing, meaningful recognition and authentic leadership. How to assess organizational environment, organizational environment हमने कैसे assess करना है, ओके। जो हमारे पास organization है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो इसके जो environment है अंदर, वो हम कैसे assess कर सकते हैं? One way to assess the organization environment is to evaluate the quality of those hired for key position in the organization. organization में जो लोग जो है, जो वर्कर एम्प्लॉय जो है हायर हुए हैं, तो इसके की पोजीशन को आपने, इसकी जो की पोजीशन की जो क्वालिटीज है वो आपने इवैल्यूएट करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच नर्सेस लीडर्स आर इनोवेटिव, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नर्सेस लीडर जो है इनोवेटिव होता है, जो मतलब इजादात करता है, अच्छे अच्छे ख्यालात जो है क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव हो, जो माइंड की क्रिएटिव हो, एंड एनर्जेटिक हो, विल टेंड टू ऑपरेट इन फास्ट मूविंग
तो आपका जो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो फास्ट मूविंग होगा, वो फास्ट जो है स्पीड से जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, गोल ओरिएंटेड फैशन, और इसका जो फैशन हो वो गोल ओरिएंटेड होगा। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल ओरिएंटेड फास्ट मूविंग होगा। किस वजह से? अगर आपके पास ऐसे नर्स लीडर्स हैं जो इनोवेटिव है, क्रिएटिव हैं और एनर्जेटिक है। तो अगर आप ने जो हायर किया है अपने नर्सेज, अपने फैकल्टी, इसकी की पोजीशन को आप अगर इवालुएट करें, इसकी की पोजीशन की क्वालिटीज़ आप इवालुएट करें कि ये मेरे पास जो इनोवेटिव है या नहीं है, क्रिएटिव है या नहीं है, एनर्जेटिक है या नहीं है, तो फिर आपका जो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे से होगा, वो इसके जो प्रोडक्टिविटी है वो ठीक होगा। अगर ये नहीं है तो ठीक नहीं होगा। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी। कल इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है डिस्कस करेंगे, और कल पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच।